नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर की। तो बेसिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ये हमारे पैनक्रियाज का। बात करें इसके क्या क्या कहाँ पे लोकेटेड है, क्या क्या इसकी लेंथ है, क्या इसकी विड्थ है। दोनों हम इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, स्वीट ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोनों का काम करती है, एंडोक्राइन सिक्रेशन का भी और एक्सोक्राइन सिक्रेशन और एक्सोक्राइन फंक्शन का भी। ये हम डिटेल से हमारे एंडोक्राइन के अंदर पढ़ चुके हैं कि क्या एंडोक्राइन सिक्रेशन होता है और क्या एक्सोक्राइन सिक्रेशन होता है। बात करें इसकी लेंथ की तो 12.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 2.5 सेंटीमीटर अप्रोक्स इसकी थिकनेस है। ये तीन हमारे अलग अलग ऑर्गन के अंदर हमने इसको डिवाइड कर रखा है। जैसे जो पैनक्रियाज के सबसे आगे है हेड, उसके बाद एक नेक भी होता है, उसके बाद बॉडी और उसके बाद टेल। मेनली हेड, बॉडी और टेल, पर हेड और बॉडी के अंदर हमें एक छोटा सा पार्ट है जो इन दोनों को कनेक्ट करा है, उसको हम नेक भी बोल देते हैं। बात करते हैं लोकेशन की, तो ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर अगर आप डायग्राम के अंदर देखोगे तो ये थोड़ा सा डिटेल से बना रखा है, मैंने लंबा बना रखा है, पर ये देखो यहाँ से कर्व लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारी डुओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद पैनक्रियाज का ये हेड, उसके बाद ये नेक, उसके बाद पैनक्रियाज की पूरी लंबी बॉडी और लास्ट में पैनक्रियाज की टेल। अगर हम पैनक्रियाज की वेट की बात करें तो अप्रोक्स 90 to 100 ग्राम हमारे पैनक्रियाज का वेट होता है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो जो पैनक्रियाज है वो हमारा रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, जैसे किडनी है वो भी रेट्रोपेरिटोनियल यानी कि जो किसी ऑर्गन के पीछे है, जो हमारी किसी ऑर्गन के पीछे, उसको हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। जैसे हमारी किडनी भी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, हमारी पैनक्रियाज भी, ये हमारे स्टमक के जस्ट पीछे होती है, स्टमक के जस्ट बिहाइंड होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि पैनक्रियाज हमारी एक पेरिटोनियल ऑर्गन है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें पैनक्रियाज की तो ये थोड़ा सा और डिटेल से दिखा रखा। देखो ये जो हमारी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये पैनक्रियाज का है। पैनक्रियाज के अंदर ये हमारी सेंटर में जो एस्नी सेल्स बोलते हैं, हमने पढ़ा भी था एंडोक्राइन के अंदर, ये काम करती है हमारे एक्सोक्राइन सिस्टम का, रिलीज करती है पैनक्रियाटिक एंजाइम। उसके बाद ये हमारा टेल पार्ट है, पैनक्रियाज का ये बॉडी पार्ट है। ये पैनक्रियाज के जस्ट इस साइड जो कर्व सा फॉर्मेशन है ये हमारी डुओडेनम है, इंटेस्टाइन का सबसे ऊपर वाला पार्ट है। ये यहाँ से निकल रही है पीछे गाल ब्लैडर से, और यहाँ ये हमारी कॉमन बाइल डक्ट है। ऊपर से गाल ब्लैडर इसके थ्रू हम अपना बाइल लेके आ रहा है और यहाँ से ये पैनक्रियाज इसके अंदर अपना जूस सिक्रेट कर रही है। ये हमारा देखो जस्ट गोल ब्लैडर है, इसके फ्रंट में स्टमक है। उसके बाद बात करते हैं हम थोड़ा सा और डीपली एनाटॉमी ऑफ द पैनक्रियाज। तो हमारी जो पैनक्रियाज है वो चार में तीन करते हैं, हेड, बॉडी और टेल, बीच में नेक भी है। तो जो हेड है वो हमारा सबसे पैनक्रियाज का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, कर्व सा फॉर्मेशन है, एक सी शेप है। उसके बाद आती है बॉडी हमारी जो पैनक्रियाज का वो भी अच्छा खासा एरिया कवर की होती है, जो हेड को और टेल को या फिर हेड को और नेक को जो आपस में जोड़ रही है, वो हमारा सेकंड ऑर्गन है हमारी पैनक्रियाज का बॉडी। उसके बाद नेक, ये है जो हमारे हेड को और बॉडी को आपस में कनेक्ट करी है, वो पैनक्रियाज की नेक। और लास्ट में पार्ट आता है टेल, जो हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंडोक्राइन सिस्टम का। टेल पार्ट के अंदर हमारी प्रेजेंट होती है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो कि सिक्रेट करती है हमारी अल्फा, बीटा और गामा सेल्स। ये अलग अलग सिक्रेशन, जैसे अल्फा सिक्रेट करती है हमारा ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सबसे ज़्यादा मिलती है जो 70% मिलती है जो कि सिक्रेट करती है इंसुलिन। उसके बाद डेल्टा सिक्रेट करती है हमारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, जो कंट्रोल करता है हमारे इंसुलिन को भी और ग्लूकागोन हार्मोन को भी। और लास्ट में थी हमारी पीपी सेल्स जो सिक्रेट करती है पॉलीपेप्टाइड एंजाइम। ये था हमारा पैनक्रियाज का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद बात करते हैं हम इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारे दो पार्ट से मिलती है, दो सिक्रेशन करती है, एक तो एक्सोक्राइन पार्ट और एक एंडोक्राइन पार्ट। जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो हमारा मेन रोल प्ले करता है एस्नी सेल्स। अगर हम बात करें तो देखो ये जो बिल्कुल इसके जो मिड में है, ये जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलती है, ये है पैनक्रियाज की एस्नी सेल्स। ग्रेप लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। सबसे ज़्यादा हमारा जो एक्सोक्राइन के अंदर रोल है वो इन एक्सनी सेल का ही रोल है। ये सिक्रेशन करती है पैनक्रिएटिक जूस या फिर पैनक्रिएटिक एंजाइम। ये हमारा जो पैनक्रिएटिक जूस सिक्रेट होता है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे डाइजेशन के अंदर। अप्रोक्स 1.2 to 1.5 लीटर पर डे डाइजेस्टिव जूस जो है सिक्रेट होता है। डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए हम इसको डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इसके एंडोक्राइन पार्ट की। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जो टेल पार्ट के अंदर जो इजलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स है जो सबसे ज़्यादा मिलती हैं, अल्फा
उसके अंदर अल्फा, बीटा, डेल्टा और पॉलीपेप्टाइड सेल्स। जो अल्फा रिलीज करती है ग्लूकागोन, बीटा रिलीज करती है इंसुलिन और डेल्टा रिलीज करती है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन और पॉलीपेप्टाइड सेल्स जो रिलीज करती है पैनक्रियाटिक एंजाइम। इनका रोल हम अलग अलग एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर भी पढ़ चुके हैं, अब भी मैंने एक बार पहले ऑलरेडी आपको बता दिया। उसके जस्ट बाद आती है हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट। अगर हम बात करें पैनक्रियाटिक डक्ट की, पैनक्रियाटिक डक्ट को हम रिंसन्स डक्ट भी बोलते हैं, सार्टोनी डक्ट भी बोलते हैं। देखो हमने बात की थी जब स्टार्टिंग में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था कि एक एक्सोक्राइन होता है और एक एंडोक्राइन होता है। एंडोक्राइन को किसी डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती अपने सिक्रेशंस को आगे ब्लड के अंदर सिक्रेट करने के लिए, फ्लो के लिए, जबकि एक्सोक्राइन है उसको डक्ट की जरूरत पड़ती है। तो जो ये एसनी सेल्स है ये जो सिक्रेट करती है पैनक्रियाटिक जूस, अब उस पैनक्रियाटिक जूस वो क्या हमारा एक्सोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। अब एक्सोक्राइन सिक्रेशन है तो इसको आगे सिक्रेशंस को ब्लड में डालने के लिए एक माध्यम या फिर डक्ट की जरूरत पड़ती है। ये डक्ट जो है ये हमारे सिक्रेशंस को फिर आगे लेके जाती है सर्कुलेशन के अंदर। इसी डक्ट को हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट या फिर रिंसन डक्ट या सेरोटोनी डक्ट। अगर हम बात करें ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा फॉर्मेशन होता है, बाहर निकलता है, फॉर्मेशन होता है, बाहर निकलता है पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज के अंदर ही रहेगा तो बहुत सारे पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर कर सकता है। तो ये बाहर निकलने के लिए जैसे हमारे मुंह के अंदर होता है एपिग्लोटिक्स की, जब भी हम खाना खाते हैं तो ढक्कन, वैसा ही एक ढक्कन सा जिसको हम बोलते हैं वो पैनक्रियाज के यहाँ पे होता है, उसको हम बोलते हैं स्पिंचर ऑफ ओडाई। हमारी बॉडी के अंदर जो अगर हम बात करें टोटल 7 स्पिंचर हैं, स्टार्टिंग से हमारी माउथ से लेके और एनस तक। हम एक दिन अलग से उनकी पूरे की बात करेंगे। जैसे हमने एपिग्लोटिक्स हमारे माउथ के अंदर है, वैसे ही पैनक्रियाटिक के अंदर जो ढक्कन है उसको हम बोलते हैं स्पिंचर ऑफ ओडाई भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम एम्पुला ऑफ वेटर भी है। उसके बाद बात करते हैं हम पैनक्रियाटिक जूस की। तो अप्रोक्स हमने पहले बात की 1.2 to 1.5 लीटर या फिर 1200 से 1500 ml पैनक्रियाटिक जूस डेली सिक्रेट होता है। अगर हम बात करें उसकी पीएच की तो 7.82 तक जो है वो हमारे पैनक्रियाटिक जूस की पीएच होती है। अगर हम बात करें इसकी एवरेज की तो अप्रोक्स ये कैसी होती है, अल्कलाइन। ब्लड की पीएच 7.35 to 7.45 होती है पैनक्रियाटिक जूस की, 7.1 to 8.2 अल्कलाइन होती है, ये हमारी नॉर्मल कांस्टेंट होती है। उसके बाद बात करें पैनक्रियाटिक जो जूस है वो क्लियर कलरलेस लिक्विड फ्लूइड होता है, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन होता है। हमने बात की पीएच 7.1 to 8.2 है तो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन है क्योंकि ये 7 से हमारी अल्कलाइन की साइड जा रहा है। अब ये 2 कंपोनेंट से मिलकर फॉर्मेशन होता है, एक एक्वस कंपोनेंट और एंजाइम। एक्वस कंपोनेंट्स के अंदर हमारे जैसे वाटर आ गया, सोडियम, पोटासियम, बाइकार्बोनेट, ये सारे आयंस हैं, ये हमारे एक्वस कंपोनेंट को मिला के फॉर्मेशन, ये सारे कंपोनेंट से हमारा एक्वस कंपोनेंट फॉर्म होता है। दूसरी साइड बात करें हम एंजाइम्स की तो एंजाइम्स पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के अंदर जैसे पैनक्रियाटिक लाइपेज है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, राइबोन्यूक्लिएज है, पैनक्रियाटिक प्रोलाइटिक है। इन सब का फंक्शन है हमारे डाइजेशन के अंदर, डाइजेशन को के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे प्रोटीन का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, लिपिड का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन, उन सब के डाइजेशन में सारे एंजाइम अलग अलग रोल अपना प्ले करती हैं। जैसे सबसे पहले है पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये पैनक्रियाटिक लाइपेज जो ट्राइग्लिसराइड है, लाइपेज जो ट्राइग्लाइसाइड लिपिड्स हैं उनको कन्वर्ट करते हैं उनके स्मॉलर कंपोनेंट्स के अंदर। ट्राइग्लाइसाइड को कन्वर्ट कर दे, ट्राई मतलब 3, उसको मोनो के अंदर डाइग्लाइसराइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो ताकि वो आगे इजीली डाइजेस्ट हो जाए। बड़े जो कंपोनेंट हैं उनको छोटों में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करता है, पॉलीसैकेराइड को कन्वर्ट कर देता है मोनो और डाइसैकेराइड के अंदर ताकि वो आगे इजीली डाइजेशन हो सके। एक बड़ा सब्सटेंस बहुत लेट डाइजेस्ट होता है तो उसको ये छोटे के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद है राइबोन्यूक्लिएज या फिर इसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज भी बोलते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है मोनोन्यूक्लिक एसिड, जो बाई और पॉलीन्यूक्लिक एसिड्स हैं उनको कन्वर्ट कर देता है मोनोन्यूक्लियो एसिड्स के अंदर। उसके बाद है पैनक्रियाटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ये प्रोटीन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन की डाइजेशन के अंदर। अगर बात करें कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे प्रोटीन डाइजेशन में पैनक्रियाज का कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल, P4 प्रोटीन, P4 प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन की डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
उसके बाद आती है रेगुलेशन ऑफ पेनक्रिएटिक सिक्रेशंस। तो दो तरह से रेगुलेशन होती है, नर्व मैकेनिज्म और हार्मोनल मैकेनिज्म। नर्व मैकेनिज्म हमने जब स्टमक पढ़ा था उसके टाइम भी जैसे ही हम किसी फूड की स्मेल करते हैं या फूड को फील करते हैं तो उस टाइम पे उस फेज को हम बोलते हैं सिफेलिक फेज। जैसे ही हमारे स्टमक के अंदर गया उस फेज को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइन तक गया उस फेज को बोलते हैं इंटेस्टाइनल फेज। तो जैसे हमने फूड को स्मेल किया, फेज फील किया, उसी टाइम पे हमारी वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी और वेगस नर्व ने स्टिमुलेट करके हमारे जितने भी HCl सिक्रेशन है, पेनक्रिएटिक सिक्रेशन है, उनको इंक्रीज कर दिया जो फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद है हार्मोनल मैकेनिज्म। हार्मोनल मैकेनिज्म कैसे रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन के, जैसे ही कुछ अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स प्रोटीन्स हैं वो भी तक अच्छे से प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जैसे ही पहुँचे तो जो हमारे पेनक्रियाज है उसका ये पार्ट्स जो ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट है वहाँ से और कुछ हमारी ड्यूडेनम में रिलीज किया CCK कोलिसिस्टोकाइनेज जो इंक्रीज करता है वापस से हमारे पेनक्रिएटिक जूस को कि भाई फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हुआ, आप और पेनक्रिएटिक अपना जूस सिक्रेट करो, वो फिर आगे जाके डाइजेशन प्रॉपर कर देता है। तो ये हमारा रोल या फिर रेगुलेशन ऑफ पेनक्रिएटिक सिक्रेशन हो गया दो तरीके से, नर्व मैकेनिज्म और हार्मोनल मैकेनिज्म से।